अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद यासिर है और आज एक दफा फिर आपके लिए एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लेके K21 न्यूज़ पे हाजिर खिदमत है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के हवाले से और उनकी कंट्रीब्यूशन और उनकी जो एक लेगेसी है उसके हवाले से यकीनन पाकिस्तान में रहने वाले, बल्कि पाकिस्तान से जो बाहर भी लोग रहते हैं वो बखूबी इससे वाकिफ हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने लगभग 24 से 25 साल इस वाक़े को हो चुके हैं कि एक बड़ा अहम फैसला किया कि कैंसर जैसा मूजी मरज उसके लिए एक अस्पताल कायम किया जाए। न सिर्फ अस्पताल कायम किया जाए बल्कि उसमें इलाज की सहूलियात बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी बगैर किसी खर्चे के, बगैर किसी कोई पैसा खर्च किए तमाम सहूलियात जो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की जो पूरी दुनिया में दी जाती हैं वो पाकिस्तान में एक आम आदमी तक उसको मुहैया की जाए। एक इंतहाई मुश्किल फैसला था और जब इसका आगाज हुआ तो बहुत सारे लोगों ने इस प्रोजेक्ट को काफी तनकीद का निशाना बनाया और ये कहा गया कि ये प्रोजेक्ट किसी तौर पर भी मटीरियलाइज नहीं हो सकेगा, ये बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि यह अस्पताल बना भी, इसने कामयाबी के साथ अपना काम का आगाज भी किया और आज तारीख तक बड़ी कामयाबी के साथ इसका सिलसिला जारी है। इसमें लाखों मरीजों बल्कि करोड़ों मरीजों का अब तक जो है वो मुफ्त में इलाज हो चुका है, एक बहुत बड़ी कामयाबी है। बहरहाल खान साहब का ये जो पैशन था वो बिल्कुल भी किसी तौर पर जो है वो नहीं रुका और उसके बाद उन्होंने ये फैसला किया कि वो इस वक्त मुल्क के वजीर आजम हैं, लेकिन काफी पहले इस चीज का इज़हार कर चुके हैं कि जो लाहौर में इसका पहला सिग्नेचर हॉस्पिटल कायम किया गया था उसके बाद मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में इस तरह के अस्पताल कायम किए जाएंगे। और उसी सिलसिले की एक कड़ी है कि शहर कराची के अंदर अब एक अस्पताल कायम करने का फैसला किया गया जिसका काम बड़ी तेजी से जारी है। तो बहरहाल इस हवाले से आज प्रोग्राम में खुसूसी गुफ्तगू होगी, इस लेगेसी के हवाले से भी थोड़ी सी बात होगी और खास तौर पे ये जो चैरिटी हॉस्पिटल है इसको चलाना, इसके अखराजात कितने होते हैं और कैसे ये तमाम मराइल से होकर गुजरता है और ये प्रोजेक्ट मुकम्मल होता है, इस हवाले से आज प्रोग्राम में खुसूसी गुफ्तगू करेंगे। हमारे पास बड़े खास मेहमान आज यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने हमें यहाँ पर दावत दी है शौकत खानम कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल में। उनके साथ हम इससे पहले भी मुतादिद प्रोग्राम्स कर चुके हैं, बड़ी तफसील से गुफ्तगू की है मुख्तलिफ हवालों से और इस हॉस्पिटल के हवाले से। तो हमारी कोशिश होती है कि जब भी मोअज़्ज़ज़ मेहमान कराची तशरीफ लाएं उनके साथ एक नशिस्त रखी जाए और उनसे तमाम मामलात पर गुफ्तगू की जाए। मैं मोअज़्ज़ज़ मेहमान डॉक्टर आसिम यूसुफ को खुशामदीद कहूँगा जो कि इस वक्त एक्टिंग CEO हैं शौकत खानम के, उनको मैं वेलकम करूँगा। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। नाइस टू सी यू अगेन। डॉक्टर साहब, अब जैसे हम इससे पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं लेकिन ये मैसेज एक आम आदमी तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने एक बड़ा लंबा इंट्रो दिया है और इसमें मैंने तस्करा किया कि जब ये इस प्रोजेक्ट का आगाज हुआ तो बड़ा इम्प्रैक्टिकल सा लग रहा था, बड़ा अनरियलिस्टिक सा था कि कैंसर की इतनी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट देना। उसके सिलसिले का आगाज लाहौर से हुआ और अब पेशावर में और अब कराची में और मुख्तलिफ जगहों पर जो है प्रोजेक्ट जो है वो उसका आगाज हो चुका है। मैं चाहूँगा पहले इस हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू हो जाए कि ये कैसे मुमकिन हुआ। पाकिस्तान जैसे मुल्क में, पाकिस्तान से बाहर लोग ये समझते हैं कि एक गरीब मुल्क है जिसके पास इतने पैसे नहीं होते, शायद वो मांग कर या इमदादों से जो है वो अपने ज़रूरियात को पूरी करता है। तो ये कैसे मुमकिन हो रहा है, ये जरा हमें समझाइएगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो कोई भी इकोनॉमिस्ट अगर ये सुने तो ये मॉडल कंप्यूट नहीं करता, ये काम हो नहीं सकता। एग्जैक्टली। और खान साहब को भी जैसे आपने कहा, लोग यही कहते थे कि ये बन ही नहीं सकता, जब बन गया तो लोग कहते थे ये चल नहीं सकता। लेकिन उन्होंने दिखाया पिछले 27 साल से लाहौर में और 6 साल से पेशावर में कि 75% से ज्यादा दोनों अस्पतालों में मरीज जो हैं उनका टोटली फ्री इलाज किया जाता है कैंसर का, और कैंसर का इलाज बहुत महंगा है। बेसिकली ये इसलिए पॉसिबल है कि मुल्क की जो भी इकोनॉमिक सिचुएशन है, पाकिस्तानी कौम बड़ी जेनरस कौम है। ये हमारे लोग अमंगस्ट मोस्ट चैरिटेबल डोनेशंस देते हैं पूरी दुनिया में। सो इसी वजह से ये अस्पताल बने और इसी वजह से ये चल रहे हैं क्योंकि लोग दिल खोल के ज़कात और अतियात हमें हर साल देते हैं। और इनफैक्ट हिस्टोरिकली पिछले 30 साल से अब हम देखें तो हर साल पिछले साल से ज्यादा हमें ज़कात और अतियात मिलती है और उसकी वजह से हम हर साल पिछले साल से ज्यादा मुस्तहिक मरीजों का फ्री इलाज कर सकते हैं। सो उसी सपोर्ट से पहला लाहौर का हॉस्पिटल बना, उसी के जरिए पेशावर का बना और अब तीसरा और सबसे बड़ा हमारा अस्पताल जो है टर्शरी केयर कैंसर हॉस्पिटल
وہ کراچی میں بن رہا ہے. right. اسی امید میں ہم نے یہ پروجیکٹ شروع کیا. یہ نہیں ہم کرتے کہ پہلے ہم پیسے جمع کریں اور پھر بنائیں, اور اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں اسی امید میں کہ لوگوں نے جس طرح ہمیشہ سپورٹ کیا ہے وہ سپورٹ کریں گے, کیونکہ ان کو یقین ہے کہ جو وہ پیسے دیتے ہیں وہ صحیح جگہ لگتے ہیں. اور انکریزنگلی اب اتنے زیادہ مریضوں کا علاج ہو چکا ہے 27 سال میں کہ سب کسی نہ کسی کو جانتے ہیں, یا کسی کا آگے ایک یا دو سٹیپس ریمووڈ کو جاننے والا ہوتا ہے جس کا علاج ہو چکا ہے, تو لوگ پرسنلی جانتے ہیں کہ یہ صحیح بات ہے. رائٹ. ڈاکٹر صاحب, فیسلٹیز کے حوالے سے تھوڑی سی بات ہو جائے. یہاں پہ اس کو ہائی لائٹ کرنا اس لیے ضروری ہے جو اوورسیز ہیں, تاکہ ان تک یہ میسج پہنچے کہ یہاں پہ کس قسم کی فیسلٹیز دے رہا ہے شوکت خانم, اور لاہور کے مقابلے میں کراچی کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں, انہینسمنٹس ہیں جو آ رہی ہیں, یا اس کے حوالے سے, مشینری کے حوالے سے. میں چاہوں گا انیشلی اس کا تھوڑا سا تذکرہ ہو جائے. سو ہمارا ماڈل ہے کہ جی ہم ٹرشری کیئر کینسر ہاسپٹل بناتے ہیں, جس کا مطلب ہے کہ ایک ہی چھت کے نیچے تمام جو تشخیص کے لیے ضروری آلات ہیں, اسپیشلسٹس ہیں, وہ اویلیبل ہوں. پھر جتنے کینسر کے مختلف ٹریٹمنٹ ہوتے ہیں اس کی اکوپمنٹ, دوائیاں, اسپیشلسٹ سارے ہوں, چاہے وہ دوائیوں سے علاج کرنا ہو جس کو کیموتھراپی کہتے ہیں, بجلی کی شعاؤں سے کرنا ہو جس کو ریڈیشن کہتے ہیں, یا سرجری یا جراحی کے ذریعے. اور پھر کچھ مریض ہوتے ہیں جن کا علاج اور ممکن نہیں ہوتا, ان کی بیماری بڑھ جاتی ہے یا وہ اتنی ایڈوانس سٹیج پہ پریزنٹ کرتے ہیں کہ مکمل علاج ممکن نہیں ہوتا, ان کے پھر علامات کو ٹریٹ کیا جاتا ہے, اس کو پیلیٹیو میڈیسن کہتے ہیں. سو ڈائگنوسس سے تھرو ٹریٹمنٹ, اینڈ سٹیج ڈیزیز میں بھی یہ سارا ہم ٹریٹمنٹ پرووائڈ کرتے ہیں, لاہور میں بھی اور پشاور میں بھی. تو یہی ماڈل یہاں پہ بھی اسٹیبلش کر رہے ہیں ہم کراچی میں, اور یہاں پہ بھی انشاءاللہ 75% سے زائد مریضوں کا کمپلیٹلی فری علاج ہوگا. جہاں تک ڈپارٹمنٹس کا تعلق ہے, ہم کینسر ہاسپٹل ہیں, تو obviously کینسر سینٹرک ہی ہوتا ہے. ساری ڈائگنوسٹک فیسلٹیز ہوں گی, ریڈیولوجی, نیوکلیئر میڈیسن, پیتھولوجی جو لیبارٹری کے ٹیسٹ ہوتے ہیں وغیرہ, میڈیکل آنکالوجی, پیڈیاٹرک آنکالوجی جو کہ اڈلٹس کا اور بچوں کا دوائیوں سے علاج کرتے ہیں, ریڈیشن آنکالوجی جس کا میں نے ذکر کیا, اور سرجیکل آنکالوجی اینڈ پیلیٹیو میڈیسن. سو یہ تمام فیسلٹیز جو دوسرے 2 ہاسپٹلز میں ہیں, یہیں کراچی میں بھی یہی ہوں گی. یہ سب ایک ساتھ کھلیں گی انشاءاللہ. جب ہاسپٹل 2 سال بعد کھلے گا دسمبر 2023 میں, تو یہ ساری فیسلٹیز ایک ساتھ کھلیں گی. فینٹاسٹک. ڈاکٹر صاحب, ایک کنسرن ایک عام آدمی کا یہ ہوتا ہے کہ چلیں ٹریٹمنٹ کی حد تک تو بات صحیح ہے, اس میں ٹیسٹ آتے ہیں اور پھر اس میں فریکوینٹ ٹیسٹ ہوتے ہیں ایز یو بیٹر, اور پھر دین سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے اس میڈیکیشن کے حوالے سے. کیا شوکت خانم یہاں تک کنٹریبیوٹ کرتا ہے, یا صرف کہ آپ کو ڈائگنوسس کی حد تک یا اس حوالے سے آپ کو اسسٹ کر دے, باقی آپ کو خود کرنا پڑتا ہے؟ کس حد تک ٹریٹمنٹ کا لیول کیا ہے, یہ میں چاہوں گا. جو میں نے 75% بتایا کہ فری علاج ہوتا ہے, وہ ٹوٹلی فری ہے. اس میں ٹیسٹ بھی شامل ہیں, دوائیاں بھی شامل ہیں, آپریشن, بجلی کی شعائیں, جو کچھ علاج ہے, دوائیاں, آپ کے داخل ہونے کا کھانا جو آپ کو ملتا ہے ہسپتال میں اس دوران, ہر چیز کمپلیٹلی فری ہے. اگر آپ کا فری علاج ہو رہا ہے تو پھر ہر چیز کمپلیٹلی فری ہے. اور 75% سے زائد مریضوں کا کمپلیٹلی فری ہوتا ہے. 20% تقریباً مریض ہیں جو اپنے پیسے خود دیتے ہیں. لیکن ہم اس کو ایک اور طریقے سے دیکھتے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ شوکت خانم علاج اس کا کر رہا ہے. ہمارے خیال سے ہر مریض پے کر رہا ہے. 20% خود پے کر رہے ہیں, باقی 75 یا 80% جو ہیں ان کو کسی اور نے ہمیں پے کیا ہے. تو ہمیں تو سب کے پیسے مل رہے ہیں, اسی پیسوں سے ہم ٹریٹ کر رہے ہیں, اور اسی لیے ہم اعلیٰ معیار کی کوالٹی کی ٹریٹمنٹ پرووائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور ایکوالٹی میں یقین رکھتے ہیں. ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں اور نرسز ہیں ان کو نہیں پتا ہوتا کہ کون سا پیشنٹ پے کر رہا ہے اور کون سا نہیں کر رہا ہے, یا کون سا کے لیے کسی اور نے پے کیا ہے. سو کوئی ڈفرینشیٹ نہیں کیا جاتا. ڈاکٹر صاحب, اب یہ بتائیے گا کہ کچھ کیسز کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کو باہر سے ایکسپرٹس کو بلانا پڑتا ہے. آپ امریکہ میں سرو کیا ہے آپ نے, آپ کی بڑی ایکسپرٹیز ہیں. اس کے علاوہ کچھ کیسز کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ ہمیں کنسلٹنسی کے لیے یا فردر ٹریٹمنٹ کے لیے باہر سے لوگوں کو بلانا پڑتا ہے. اگر ایسے کیسز ہمارے پاس آ جائیں تو کیا یہ فیسلٹی یہ بھی شوکت خانم دیتا ہے اپنے پاس سے؟ ہم نے ہمارے ماشاءاللہ لاہور میں بھی اور پشاور میں ساری اسپیشلسٹس ہیں. ہمیں آج تک یہ ضرورت نہیں پڑی کہ ہم باہر سے کسی کو بلائیں. کنسلٹیشن ہو سکتی ہے, آج کل اب
कोविड की वजह से तो अब सभी टेली मेडिसिन और जूम और ये इस तरह की कंसल्टेशन आसान हो गई है. सो वो फैसिलिटीज पहले भी थी. अगर हम किसी से कंसल्ट करना चाहें, सेकंड ओपिनियन लेना चाहें तो वो हो सकता है. लेकिन हमारे माशाल्लाह पाकिस्तानी डॉक्टर्स नर्सेज इतने टैलेंटेड और केपेबल हैं कि हमें तो आज तक ये जरूरत नहीं पड़ी कि कोई बाहर से आके कुछ करे. ठीक है. और कराची में भी हमें उम्मीद है कि कराची में बहुत बड़ा टैलेंट पूल है. कराची के बहुत सारे डॉक्टर्स नर्सेज बाहर भी गए हुए हैं. तो हमें उम्मीद है कि जब ये हॉस्पिटल खुलेगा तो कराची से, सिंध से हम इस एरिया से रिक्रूट करेंगे और जो इस इलाके के बाहर गए हुए हैं डॉक्टर्स वो भी आएंगे और वो सर्व करेंगे यहाँ पे. ठीक है. तो ये तो क्लियर हो गया कि इसका शौकत खानम रिसर्च भी कर रहा है और एक बड़ी वर्कफोर्स आपने तैयार की है. और ये बताना ज़रूरी था यहाँ पे कि हमारे पास, हम लोग सेल्फ सफिशिएंट हैं, हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं, हमारे पास वो टेक्निकल लोग मौजूद हैं जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट भी कर रहे हैं. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये हमारे पास सारी फैसिलिटीज है. डॉक्टर साहब, ये कराची के हवाले से बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट मेरा ख्याल है कि यही कराची में जो है इसका आगाज हुआ है. ये कहाँ तक पहुँचा है, कैसे काम मुकम्मल हो रहा है, अभी तक का क्या फीडबैक है, मैं चाहूंगा थोड़ा सा इसके हवाले से ब्रीफ कर दिया जाए. जी, इसका जो ग्रे स्ट्रक्चर है अभी वो कंस्ट्रक्ट हो रहा है. आपके पीछे तस्वीर भी लगी हुई है वो उसकी. सो ये ग्रे स्ट्रक्चर जो है, जो बेसिक फ्रेमवर्क है हॉस्पिटल का, ये 70% बन चुका है माशाल्लाह. और सितंबर अगले साल 2022 में सितंबर में ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल हो जाएगा. उसके बाद 1 साल और हमें लगेगा फिनिशिंग में, जिसका मतलब फर्श डलना, खिड़कियां, एयर कंडीशनिंग का काम सारा और इक्विपमेंट इंस्टॉल करना, जो इक्विपमेंट डायग्नोसिस के लिए या ट्रीटमेंट के लिए जैसे रेडिएशन की मशीन्स वगैरह. सो दिसंबर 2023, आज से 2 साल बाद इंशाल्लाह इस अस्पताल का इफ्तिताह होगा. जैसे मैंने कहा, सारी सर्विसेज एक साथ खुलेंगी और ये पाकिस्तान का और शौकत खानम का सबसे बड़ा हॉस्पिटल होगा. ये लाहौर से दुगना है साइज में और सारी फैसिलिटीज में. राइट. डॉक्टर साहब, आप एक आम आदमी के लिए मैसेज देना जरूरी है. कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है वो कि पाकिस्तान में रहने वाला, मेरा ये अपना ज़ाती राय है, ख्याल ये है कि आप इस बारे में जानता है कि शौकत खानम ने किस तरह डिलीवर किया और किस तरह इन तमाम चीज़ों को करके दिखाया है. क्या मैसेज है खास तौर पे कराची के रहने वाले लोगों के लिए, कितनी बड़ी फैसिलिटी देने के लिए जा रहे हैं, कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? सो पहली बात तो ये कि असल जो भी खर्चा आना है, टोटल इसका खर्चा 16.4 अरब रुपए है 3 साल में. ये जो ग्रे स्ट्रक्चर हम पीछे देख रहे हैं आपके, इस पे बनिस्बतन कम खर्च होता है. असल अब खर्चा अगले साल और 2023 में आना है. फिनिशिंग पे और इक्विपमेंट पे सबसे ज्यादा खर्चा होता है. तो ये अगले 2 साल बहुत चैलेंजिंग है हमारे लिए, क्योंकि इसकी फंड रेजिंग और इसका काम रोकना नहीं है हमने, जाहिर बात है. लेकिन खास तौर पे जो लाहौर और पेशावर में 2 अस्पताल चल रहे हैं जहाँ हजारों मरीजों का इलाज हो रहा है, वो भी साथ साथ चलना है. वो भी ज़कात और अतियात के जरिए ही चलता है. लेकिन हमें यकीन है कि पाकिस्तानी कौम ने जिस तरह पिछले 30 साल से हमें हमेशा सपोर्ट किया है, उसी तरह वो इसके लिए भी दिल खोल के सपोर्ट करेंगे हमें. ये कराची में जरूर बन रहा है हॉस्पिटल, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ कराची वाले डोनेट करें. हालांकि कराची का बहुत पुराना ट्रेडिशन है चैरिटी का, फिलैंथ्रोपी का. कराची वाले खुद ही डोनेट करके ये बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है. लेकिन कराची ने हमेशा लाहौर और पेशावर के लिए भी डोनेट किया, उनकी कंस्ट्रक्शन में भी. और अभी तक इस वक्त भी 23% जो ज़कात और एहतियात हम जमा करते हैं वो कराची से आती है. तो कराची वाले भी जरूर दें, नेचुरली हम ये चाहते हैं, लेकिन मुल्क भर के लोगों को देना चाहिए. जिस तरह कराची ने हमेशा लाहौर और पेशावर को सपोर्ट किया है, तो अब हमारा वक्त है कि हम सब मिलके कराची की प्रोजेक्ट को भी उसी तरह सपोर्ट करें. नाइस. डॉक्टर साहब, ये बताइएगा, एक बड़ा मुश्किल सवाल है. 2020 रहा, बड़ा चैलेंजिंग रहा है सबके लिए. अच्छा, ब्रेक की मुझे उन्होंने कॉल दी है, मैं क्वेश्चन अपना मुकम्मल कर लेता हूँ, जवाब ब्रेक के बाद आपसे लूंगा. बड़ा चैलेंजिंग रहा और इकोनॉमिक डाउनफॉल आया पूरी दुनिया के अंदर, बड़ी बड़ी इकोनॉमीज को जॉल्ट इसमें लगा. अब इतना बड़ी कॉस्ट के लिए काम करना, यकीनन जब इकोनॉमिक स्लो डाउन आता है तो फिर उसका इम्पैक्ट हर जगह नजर आता है, तो यहाँ पर भी जरूर आया होगा. मैं इस हवाले से आपसे जानना चाह रहा हूँ, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक पहले मैं ले लेता हूँ. एक छोटी सी ब्रेक ले रहा है. ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे डॉक्टर साहब से इसका जवाब लेंगे. आप देखते रहिए हमारा स्पेशल प्रोग्राम.
वेलकम बैक वंस अगेन। आप देख रहे हैं हमारा ये स्पेशल एक्सक्लूसिव प्रोग्राम। डॉक्टर आसिम यूसुफ इज हियर विद मी और आप एक्टिंग सीईओ हैं शौकत खानम के। उनसे हमारी गुफ्तगू हो रही थी ब्रेक पे जाने से पहले इस हवाले से कि ये सब कैसे मुमकिन हो पाया है, खासतौर पे कराची का हॉस्पिटल। और देन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपकी खिदमत में रखा था वो ये कि कोविड की वजह से जो इकोनॉमिक स्लो डाउन आया इस प्रोजेक्ट के ऊपर कितना इम्पैक्ट पड़ा। यस डॉक्टर साहब प्लीज। सो 2020 में कोविड की वजह से हमें थोड़ी देर के लिए प्रोजेक्ट डिले करना पड़ा था। कंस्ट्रक्शन का हमने प्रोजेक्ट थोड़े महीने बाद शुरू किया था। उसके बाद से लेकिन कोई ऐसा रुकावट नहीं आई और आज तक एक दिन के लिए भी काम रुका नहीं है। इनफैक्ट 2021 में हमारा जो ज़कात का टारगेट था उससे ज़्यादा हमने ज़कात कलेक्ट की, क्योंकि जैसे मैं कह रहा था कि पाकिस्तानी कौम की जेनरोसिटी में कोई कमी नहीं है। एंड आई थिंक समटाइम्स जब इकोनॉमिक डाउनटर्न अगर होता भी है तो लोग ज़्यादा अल्लाह के नाम पे देते हैं पैसे। सो अल्हम्दुलिल्लाह हमें इसकी वजह से कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आया। लेकिन जैसे मैंने कहा अभी तक जो फंड रेजिंग हुई है वो इस काम के लिए तो जारी है और उसकी वजह से कोई रुकावट नहीं आई। लेकिन अगले 2 साल में बहुत ज्यादा टारगेट्स हैं हमारे। सो उस पे हम अब चाहते हैं कि पाकिस्तानी कौम बढ़ चढ़ के मुल्क भर में अंदर भी और जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी रहते हैं, जो तकरीबन इस वक्त 40% से ज्यादा जो हमारा टोटल डोनेशन अतियात और ज़कात आती हैं वो बैरून मुल्क पाकिस्तानी से आते हैं। तो हम आपकी चैनल के जरिए भी उनसे भी खास तौर पे अपील करेंगे कि वो इसको प्रोजेक्ट को दिल खोल के सपोर्ट करें। बिल्कुल ठीक है। और ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही कि ओवरसीज की बड़ी कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स आवर चैरिटी प्रोजेक्ट्स इन आवर इकोनॉमी एज वेल, बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अच्छा, इसमें खान साहब का एक करिश्मा बड़ा उसने काम किया जिसकी वजह से लोगों ने खास तौर पे जो ओवरसीज थे उन्होंने बहुत ज्यादा खान साहब के ऊपर ट्रस्ट भी किया। देन ही इज बिकम प्राइम मिनिस्टर नाउ। अब वो प्राइम मिनिस्टर हैं तो लोग कुछ बाहर से ये सवाल करते हैं कि खान साहब आप प्रोजेक्ट्स में इंटरेस्ट लेते हैं क्योंकि अब वो मसरूफ हैं दीगर कामों में, तो यहाँ पर क्या इंटरेस्ट है, क्या आपसे मीटिंग्स होती हैं, इस हवाले से फीडबैक लेते रहते हैं प्लीज। जी बिल्कुल। सो खान साहब की रेप्यूटेशन की वजह से ही ये हॉस्पिटल्स बने। आई थिंक उन्होंने दिखाया है कि ये हॉस्पिटल्स उन्होंने और बोर्ड ने कैसे चलाए हैं। हमारे दोनों हॉस्पिटल्स हैं जो हैं पेशावर में और लाहौर में, वो जॉइंट कमीशन से एक्रेडिट हुए हुए हैं, जो कि हेल्थ केयर में इससे बेहतर कोई एक्रेडिटेशन नहीं है जो शो कि आप क्वालिटी ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। यही वजह हैं जिसकी वजह से खान साहब के ऊपर लोगों का एतमाद है। खान साहब अभी भी हमारे जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं उसके चेयरमैन हैं। हर बोर्ड मीटिंग में आते हैं, साल में 4 दफ़ा बोर्ड मीटिंग होती है, उसमें आते हैं। ये प्रोजेक्ट तो उनकी वालदा के नाम पे है, तो ऑब्वियसली उनका इंटरेस्ट तो इसमें हमेशा रहेगा और है। जारी बात है अब वो प्राइम मिनिस्टर हैं इस वक्त, उनके हम इतनी आसानी से उनसे नहीं मिल सकते जैसे पहले मिलते थे, लेकिन जब भी हमें ज़रूरत होती है मशवरे की फ़ोन पे या इन पर्सन तो वो हमारे लिए ज़रूर टाइम निकालते हैं। हम खुद कोशिश करते हैं कि उनको ज़्यादा तंग ना करें, उनके और बड़ी मसरूफियात हैं, लेकिन जब भी हमें ज़रूरत होती है वो अवेलेबल होते हैं हमारे लिए फॉर एडवाइस। ठीक डॉक्टर साहब, अब आम पाकिस्तानी के लिए जो शायद अभी तक अवेयर नहीं है, कैसे शौकत खानम में जा सकता है? क्या इतना ही आसान है अप्रोच करना, ट्रीटमेंट के लिए किसी से रब्ता करना, या उसको जैसे पाकिस्तान में एक रवायती तरीका है किसी भी हॉस्पिटल में जाकर उसको फोन करवाना पड़ता है, किसी से उसको सिफारिश लानी पड़ती है? इसके बारे में अच्छा मैं जरूर बताइए। तो नहीं, हमारे यहाँ सिफारिश का तो कोई रोल नहीं है। हमारे यहाँ बिल्कुल नॉन VIP कल्चर है। ठीक है। हमारे एस्टैब्लिश्ड क्राइटेरिया हैं कि हम कैसे मरीज को एक्सेप्ट करते हैं। जी। हम मरीज वो लेते हैं जिनको कैंसर है, ऑब्वियसली हम कैंसर हॉस्पिटल हैं। हम ये देखते हैं कि कौन सा कैंसर है, कौन सी स्टेज पे है, ऐसी स्टेज पे है जिस पे हम उनका फायदा कर सकते हैं कि नहीं, इलाज हो सकता है कि नहीं। ऐसा कैंसर है जिसके लिए हमारे पास दवाइयाँ, स्पेशलिस्ट, मशीनरी, जो चीज़ें उसकी इलाज के लिए ज़रूरी हैं वो हैं या नहीं। ठीक है। और सिर्फ इन चीज़ों पे एक्सेप्ट होते हैं पेशेंट्स। ये नहीं देखा जाता कि वो खुद पे करेगा या कोई और पे करेगा, पे कर सकता है कि नहीं। ये नहीं देखा जाता कि कहाँ से आया, कौन सी कौम, मजहब, नेशनैलिटी, बिल्कुल ठीक। हम कुछ नहीं देखते। मरीज जो हमारे वॉकिंग क्लिनिक में आ गए लाहौर, पेशावर या कराची में, अगर वो इन क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो वो एक्सेप्ट हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। तो ये जरूरी है कि इसमें के पेशेंट को भी ये पता होना चाहिए, या अगर उसको नहीं भी पता तो ये इसके लिए आपने एक स्टैंडर्ड सेट किया कि कुछ केसेस में बहुत ज्यादा डिले हो जाता है। लोग ये समझते हैं कि शायद
हॉस्पिटल हमें एक्सेप्ट नहीं कर रहा या हमें किसी वजह से जो है वो ट्रीटमेंट नहीं दी जा रही, तो ये तो क्लियर हो गया कि इसमें ये समझना जरूरी है कि ये क्योरेबल है इंडीड, बट इसको अगर आप इनिशियली डायग्नोज कर लें तो फिर इसको ट्रीट किया जा सकता है। शायद लोग इस बारे में नहीं जानते। हमने हमारे जो सारे वॉक इन क्लिनिक्स हैं वहाँ पे हम काउंसलिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। अगर हम किसी मरीज को कैपेसिटी की कंस्ट्रेंट्स की वजह से ना ले सकें तो ये नहीं उसको कहा जाता कि ये लाकाबिले इलाज है, हम कहते हैं कि इस वक्त हमारे पास और जगह नहीं है ट्रीट करने की, हम फिर उनको कहीं और रेफर करते हैं जो सरकारी ट्रीटमेंट सेंटर्स हैं कैंसर के, और उनको काउंसलिंग भी ऑफर करते हैं क्योंकि मरीज बड़े उम्मीदों के साथ आते हैं नेचुरली। बट इस वक्त हम माशाल्लाह लाहौर और पेशावर में मिला के 11,000 से ज्यादा नए कैंसर के पेशेंट्स हर साल ले रहे हैं। इसके अलावा 30 से 35,000 मरीज किसी भी वक्त सिस्टम में फॉलो अप में होते हैं, ठीक, जो कि एक्टिव ट्रीटमेंट हो चुका होता है, लेकिन 5 साल तक हम उनको देखते रहते हैं, उनके टेस्ट स्कैन्स वगैरह पीरियोडिकली करते रहते हैं, देखने कि कैंसर दोबारा तो नहीं हो रहा। कराची का हॉस्पिटल इंशाल्लाह जब खुल जाएगा तो वो 11,000 से 20,000 तक इंशाल्लाह नए मरीज हम हर साल ले सकेंगे। ठीक है। अच्छा, ये डॉक्टर साहब एक बहुत बड़ा रीजन आ जाता है क्योंकि सिंध के अंदर अनफॉर्चुनेटली कुछ हमारे पास हेल्थ फैसिलिटीज ऐसी नहीं है। अर्बन एरियाज के अंदर तो हैं, लेकिन रूरल एरियाज के अंदर जहाँ से नंबर ऑफ केसेस ज्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं उनको केटर करने के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है। क्या इसका एस्टिमेटेड फिगर है, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं कि अगर इंटीरियर वगैरह से भी अगर ये पेशेंट्स को केटर करे तो कितनी कैपेसिटी आपने रखी है? मैं चाहूंगा इसके हवाले से थोड़ा सा सो ये हॉस्पिटल लाहौर के हॉस्पिटल से दुगना है साइज में भी। वो 5 लाख स्क्वायर फीट पे है, ये 10 लाख स्क्वायर फुट पे बन रहा है ऑलमोस्ट डबल। और इसमें जो फैसिलिटीज हैं वो भी दुगनी है। वहाँ 200 बेड हैं, यहाँ 470 बेड हैं। वहाँ 30 कीमोथेरेपी के बेड्स हैं, यहाँ 70 कीमोथेरेपी के बेड्स हैं। 8 ऑपरेशन थिएटर हैं लाहौर में, यहाँ 16 बन रहे हैं। वहाँ 5 रेडिएशन की मशीन्स हैं, यहाँ 10 लग रही हैं। और ये इतना बड़ा अस्पताल इसीलिए बन रहा है कि ना सिर्फ कराची जो खुद इतना बड़ा शहर है, बल्कि अंदरून सिंध से भी लोग आके यहाँ पे इलाज करवाएं। और जब तक हमारा चौथा अस्पताल नहीं बनता कोयटा में, जो खान साहब अनाउंस कर चुके हैं, तो जनूबी बलोचिस्तान से भी इधर मरीज आके इलाज किया जाए। और जैसे मैंने कहा 9 से 10 हज़ार एक्स्ट्रा हम नए मरीज हर साल इस अस्पताल में ट्रीट कर सकेंगे, जो कि एक बहुत सब्सटैंशियल नंबर है। डॉक्टर साहब, स्पीकिंग ऑफ शौकत खानम, लाहौर में क्या एक्सपीरियंसेस रहे? यकीनन बड़ा चैलेंजिंग था जब ये स्टार्ट हुआ था क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें सामने आई जो यकीनन उसको हैंडल करना आसान नहीं था। क्या चीजें उससे सीखने का मौका मिला जो आप कराची के अंदर आके आप समझते हैं कि आपको बेनिफिट करेगा? क्योंकि वो एक सिग्नेचर प्रोजेक्ट था, यकीनन बहुत सारे चैलेंजेस होंगे, उसकी तो लिस्ट बड़ी होगी। That's right. I think वो पहला हॉस्पिटल था। उस वक्त तो ये भी नहीं पता था कि कितने मरीज होंगे, कितने आएंगे, कैसे ट्रीट किए जाएंगे। हम हमेशा यही कहते हैं कि हम हर अस्पताल से सीख के अगला जो बनाते हैं वो बेहतर करते हैं। तो हमने हमारे ख्याल से हमने लाहौर के बाद बहुत सारी चीज़ें सीखी, वो पेशावर में इम्प्रूव की, पेशावर से और चीज़ें सीखी, और अपने इसके हॉस्पिटल के डिज़ाइन में हमने कोशिश की है कि वो सारी चीज़ें हम एलिमिनेट करें। एक जो बहुत बड़ी चीज़ जो हमने बदली है कि इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बनाई है शुरू पहले दिन से, जो कि लाहौर में इतनी नहीं थी। और अब हम लाहौर में भी इनफैक्ट एक नई क्लिनिकल बिल्डिंग बनाने का काम शुरू करेंगे अगले साल, जिससे लाहौर की भी कैपेसिटी डबल हो जाएगी, क्योंकि लाहौर में इस बिल्कुल जगह नहीं है कि हम कोई भी सर्विस एक्सपैंड कर सकें। सो सबसे बड़ा तो हमने इसमें ये कोशिश की है कि इसमें ऐसे प्लान करें कि अगले 30 साल तक कम से कम इसमें और एक्सपेंशन की जरूरत ना पड़े कराची में। बट अगेन इंसान सोचता है, फिर बाद में पता चलता है कि और क्या क्या चीजें हो सकती हैं। मेडिसिन हर वक्त डेवलप हो रही होती है, टेक्नोलॉजी नई आती जाती है, तो यू कैन नेवर प्रिडिक्ट कि अगले 5 या 10 साल बाद क्या होगा। लेकिन अपनी तरफ से हमने काफी सारी इंप्रूवमेंट्स इसमें किए हैं लाहौर और पेशावर के मुकाबले। ठीक है डॉक्टर साहब, एक परसेप्शन ये है पाकिस्तान में कि अगर कोई एक बड़ा हॉस्पिटल है, उसकी अगर मुख्तलिफ जगह ब्रांचेस हैं, तो शायद लाहौर में ज्यादा अच्छे डॉक्टर्स होंगे, ट्रीटमेंट ज्यादा अच्छी होगी, या कराची में अगर बड़ा प्रोजेक्ट है तो वहां पे अच्छी होंगी ट्रीटमेंट्स, या क्या इसमें सब बराबर है, या ये जो लोग सोचते हैं ये बात सही है? मैं चाहूंगा इसको भी थोड़ा सा क्लैरिफाई करें। सो देखें, जहां तक तो क्वालिटी का ताल्लुक है, असल चीज तो है ना क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट। तो हमारा लाहौर का हॉस्पिटल JCI क्रेडिट हुआ अप्रैल 2018 में,
एक साल के अंदर अंदर जस्ट ओवर ईयर जुलाई 2019 में हमारा पेशावर हॉस्पिटल भी एक्रेडिट हुआ। ये इंडिपेंडेंटली एक्रेडिट होता है, अमेरिका से इंस्पेक्टर्स आते हैं इसके लिए, वो अमेरिकन स्टैंडर्ड्स पे आपको जज करते हैं। ठीक है। तो दोनों हॉस्पिटल्स एक्रेडिट हुए, मीनिंग के दोनों में क्वालिटी का एक ही स्टैंडर्ड है। यस। डॉक्टर्स हमारे पाकिस्तान में, डॉक्टर्स नर्सेज सारी दुनिया में जाके काम करते हैं, एक्सेल करते हैं। yes. हम वहीं से रिक्रूट करते हैं। हमारे डॉक्टर्स में कोई फर्क नहीं, लाहौर मैं ये नहीं कह सकता कि लाहौर में बेहतर है, पेशावर में बेहतर है, बहुत अच्छे हैं सारी जगह। और कराची में तो माशाल्लाह अगेन बहुत पुराना ट्रेडिशन है मेडिकल एजुकेशन का, हेल्थ केयर का। कराची में ऑलरेडी बहुत अच्छी फैसिलिटीज हैं हेल्थ केयर की, तो हमें यकीन है कि यहाँ पे भी हमें बेस्ट पॉसिबल डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ रिक्रूट करने में इंशाल्लाह कोई मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी हेल्थ केयर के बहुत अच्छे स्टैंडर्ड्स हैं। तो हमारे लिए इंशाल्लाह आसानी होगी यहाँ पे रिक्रूट करना लोगों को। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ के ई कंट्रीब्यूशन के हवाले से आज भी, क्योंकि खान साहब ने जब इसकी मार्केटिंग स्टार्ट की थी तो बड़ा एक ज़बरदस्त आइडिया था, क्योंकि खान साहब का एक फिगर ऐसा है कि वो जाते हैं जहाँ पर लोग जमा हो जाते हैं, वो डोर टू डोर भी गए, उन्होंने पब्लिक प्लेसेस के ऊपर वहाँ से लोगों को जो एड्रेस भी किया, लोगों ने वहाँ पे ला के जो डोनेट करना शुरू किया। अब शहर में जैसे मैं और आप रहते हैं तो हम लोगों को तो ये इल्म है कि थ्रू मोबाइल बैंकिंग, थ्रू टेक्स्ट मैसेजेस हम इसको वो कर सकते हैं। जो लोग इससे अवेयर नहीं हैं उनको क्या बताना चाहेंगे, क्योंकि वो भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं, उनको जरा बताइए कैसे कंट्रीब्यूट किया जा सकता है। बहुत सारे मोड्स हैं डोनेट करने के। सबसे आसान तरीका तो है कि 777 पे आप एक ब्लैंक SMS भेजें तो 20 रुपए शौकत खानों को मिलते हैं। इस वक्त तो हर जगह मुल्क में मोबाइल फोन कवरेज है, मोबाइल फोन्स तो बहुत हैं पाकिस्तान में। रोज का एक SMS भेजें तो मेरे ख्याल से उसी से ही अस्पताल पूरा बन जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है। कराची के लिए खास तौर पे हमने एक डोनेट ब्रिक कैंपेन चलाया है। 100 रुपए आप दें तो ईंट लगवाएं अस्पताल में, आप अपना हिस्सा डालें। उसके भी तरीके बहुत सारे, आप 5 SMS भेज दें तो 100 रुपए हो गए। बिल्कुल ठीक है। किसी भी दुकान में हमारे हर जगह हमारे डोनेशन बॉक्सेस होते हैं, वहाँ आप 100 रुपए दें, 200 दें, 500 दें, 5 रुपए दें, जो भी आपकी हैसियत हो। इजी पैसा के जितने आउटलेट्स हैं वहाँ आप तो दे सकते हैं। ठीक है। हमारे मुल्क के तकरीबन हर बैंक में हमारा अकाउंट है, तो वहाँ जाके आप पैसे जमा करा सकते हैं शौकत खाना के अकाउंट में डायरेक्टली। फिर जैसे आपने कहा ऑनलाइन बैंकिंग ऐप के जरिए, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से आप दे सकते हैं। अगर आप 0800 11 555 पे फोन करें, फ्री कॉल है, तो हमारे नुमाइंदे आके आपके घर से आपकी कैश या चेक जिस तरह भी आप देना चाहें कलेक्ट कर सकते हैं और उसी वक्त वो आपको पक्की रसीद देंगे। बिल्कुल ठीक है। हमारी वेबसाइट पे भी सारी डिटेल्स हैं कि कैसे आप डोनेट कर सकते हैं। अगर आप 5 लाख रुपए दें तो आप अपने नाम, अपने वालिदैन के या किसी अजीज के नाम ये 5 लाख रुपए देके तो आप फाउंडिंग डोनर बन सकते हैं। ठीक है। इसका मतलब है आपका नाम अस्पताल की दीवार पे लिखा जाएगा। ठीक है। 20 लाख रुपए से शुरू होके तो आप अगेन अपने नाम या वालिदैन के नाम कोई कमरा या कोई एरिया अस्पताल में उनके नाम पे डेडिकेट करवा सकते हैं। एक सदका जारिया, लोग वो नाम पढ़ेंगे, दुआएं देंगे आपको, आपके वालिदैन को बेशक इंशाल्लाह। सो बहुत सारे तरीके हैं डोनेट करने के। ठीक है। और कोई ये मैं कहना जरूर चाहूंगा कि ये 16.4 अरब रुपए सुन के तो लोग सोचते हैं मैं इसमें 10 रुपए देने का क्या फायदा है, लेकिन हर रुपया काउंट करता है। जब लाहौर बना था तो एवरेज डोनेशन जो थी वो 10 रुपए थी जी। पेशावर के वक्त 50 रुपए थी। इस वक्त भी अगर 50 या 100 रुपए भी हर बंदा देने लगे तो कोई मुश्किल नहीं है कि पूरा अस्पताल बन जाए इंशाल्लाह। ठीक है। डॉक्टर साहब, अब पाकिस्तान में किसी भी किस्म का कोई प्रोजेक्ट हो, जो कि खान साहब की जैसे भी बात हो रही थी कि एक रेपुटेशन है और उस रेपुटेशन में लोग ज्यादा क्वेश्चन नहीं करते, बट स्टिल हमें तो ट्रांसपेरेंसी के हवाले से बात करनी है कि कोई भी इस तरह की एंटिटी हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, उसका अगर हमें ट्रैक रिकॉर्ड देखना है तो उसके लिए ऑडिट्स होते हैं, उसकी रिपोर्ट्स अवेलेबल होती हैं। शौकत खानम के केस में क्या है, क्योंकि अगर लोग जानना चाहें कि फंड्स की यूटिलाइजेशन कैसे हो रही है तो इसके बारे में कैसा पता चले? बिल्कुल। सो हमारे बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं इसको इंश्योर करने के लिए। इंटरनली हमारा इंटरनल ऑडिट का सिस्टम है, हमारे अपने हॉस्पिटल के स्टाफ हैं जो इंटरनल ऑडिट करते हैं, और फिर हमने एक एक्सटर्नल कंपनी इंगेज की हुई है, कराची की ही बड़ी मशहूर कंपनी है BDO। वो हमारे इंटरनल ऑडिटर्स हैं ऑफिशियल, जो कि डायरेक्टली बोर्ड को रिपोर्ट करते हैं। फिर हमारे फाइनेंशियल अकाउंट्स हर साल, जिस तरह किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग होती है, वो एट द एंड ऑफ द टैक्स ईयर
फर्ग्यूसन्स जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की फर्म है, वो हमारा एक्सटर्नल फाइनेंशियल ऑडिट हर साल करते हैं और पिछले 30 साल से कर रहे हैं, और वो सारे ऑडिटेड अकाउंट्स हमारे हर साल के हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। कोई भी पब्लिक का मेंबर देखना चाहे तो किसी भी वक्त देख सकते हैं। इसके अलावा एक ऑर्गेनाइजेशन है द पाकिस्तान सेंटर फॉर फिलैंथ्रोपी, जितनी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका वो आके ऑडिट करते हैं। अगेन इंडिपेंडेंटली वो वेरीफाई करते हैं कि जो हम कह रहे हैं, जैसे हम 75% मरीजों का फ्री इलाज कहते हैं, तो वो हम वाकई कर रहे हैं या नहीं, वो हमें सर्टिफाई करते हैं। इनफैक्ट अभी पिछले हफ्ते 2022 के लिए उनकी हमारी सर्टिफिकेशन आई है। सिमिलरली गवर्नमेंट के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं जो हमें रेगुलरली ऑडिट करते हैं। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन लाहौर में हमारे फंक्शंस को ओवरसी करती है। KPK में खैबर पख्तूनख्वा हेल्थ केयर कमीशन है, सिमिलरली वो हमारी चीज़ों को देखती है। सो मल्टीपल लेवल्स पे, और फिर ऑब्वियसली क्लिनिकल क्वालिटी के हिसाब से JCI जो है वो हमें क्रेडिट करता है। वो हर 3 साल बाद होती है, तो इनफैक्ट लाहौर की अभी मार्च 2021 में री-एक्रेडिटेशन भी हुई है। बिल्कुल ठीक है। So, हम बड़ी ओपन और ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ये अच्छा था, ये मैसेज देना इसलिए जरूरी है कि हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें आपको पता है कि अननेसेसरीली कंट्रोवर्सीज का शिकार हो जाती हैं, और यहाँ पे चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनके रिकॉर्ड्स में कुछ ना कुछ वो रहता है, तो ये तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। और जितने भी बड़े नाम हैं खासतौर पे जो ये लोकली काम कर रहे हैं, उनके जरिए जो है इसकी ऑडिट ये फ्रीक्वेंटली हो रही है। डॉक्टर साहब एक छोटी सी ब्रेक मैंने लेनी होगी, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसकी तरफ आप आना होगा। एक छोटी सी ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारी ये डिस्कशन जारी रहेगी, आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। वेलकम बैक वंस अगेन। ब्रेक पे जाने से पहले जी गुफ्तगू जारी थी, डॉक्टर आसिम के साथ हमारी बात हो रही थी शौकत खानम के हवाले से। बहुत सारे सवालात जो लोग जानना चाहते हैं, इस हवाले से हमने गुफ्तगू की है। डॉक्टर आसिम ने बड़ी तफसील से इन तमाम चीज़ों का जवाब दिया है। खास तौर पर भी कुछ देर पहले ट्रांसपेरेंसी के हवाले से बात हो रही थी। शौकत खानम किस किस्म की फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है, क्या स्टैंडर्ड्स उन्होंने मेंटेन किए हैं, क्या इस हवाले से भी बात हुई है कि जैसे कहीं डिस्क्रिमिनेशन की बात होती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जैसे चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में या अस्पताल में लोग इलाज करवा रहे हैं उनको किसी किस्म की कोई परेशानी, तो तमाम चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, बड़ा क्लियर मैसेज दे चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं, मजीद थोड़ी सी शौकत खानम के हवाले से बात हो रही है, और कैंसर के जो मूजी मरज है इस हवाले से हम बात कर रहे हैं, बहुत तेजी से फैल रहा है। और डॉक्टर साहब एक खासतौर पर अब ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से पूरी दुनिया में बात हो रही है और बड़ी तेजी से इसका स्प्रेड हो रहा है अनफॉर्चुनेटली। लेकिन क्या बड़े ममालिक में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, वहाँ पे फैसिलिटीज हैं? हमारे यहाँ इस पे रिसर्च पे क्या काम हो रहा है, और हम खासतौर पे शौकत खानम किस किस्म की जो है वो ट्रीटमेंट्स दे रहा है? मैं चाहूँगा इस हवाले से थोड़ा सा कंप्लीट किया जाए। सो कैंसर रिसर्च कई किस्मों की होती है ऑब्वियसली। एक सबसे पहले तो हम डेटा कलेक्ट करते हैं। हमारा इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड है जिसकी वजह से हमारा सारा जो पेशेंट डेटा है वो अवेलेबल होता है, जो फिर आगे रिसर्च में भी इस्तेमाल हो सकता है। हम मुल्क की सबसे बड़ी जो पॉपुलेशन बेस्ड कैंसर रजिस्ट्री है वो चलाते हैं, उसका नाम है पंजाब कैंसर रजिस्ट्री। वो कोलैबोरेटिव है, पंजाब के सारे मेजर टीचिंग हॉस्पिटल्स, प्राइवेट लेबोरेटरीज सारी अपने डेटा प्रोवाइड करती हैं उसमें कि कितने कैंसर्स डायग्नोज हुए, कहाँ से आए, ताकि हम एडवाइस कर सकें गवर्नमेंट को भी और अपनी रिसर्च के लिए भी इस्तेमाल कर सकें। वो इंस्टीट्यूशंस भी इस्तेमाल करती हैं कि क्या कैंसर्स कॉमन हैं, कहाँ से आते हैं, किस एज में प्रेजेंट करते हैं। तो एक तो हम ये चीज़ करते हैं। फिर हम क्लिनिकल रिसर्च करते हैं, जिसका मतलब है कि दवाइयाँ कोई नई अगर आई हों तो एज पार्ट ऑफ अ ट्रायल वो दवाइयाँ इस्तेमाल की जाएं मरीजों के ऊपर और देखा जाए कि वो कामयाब होती हैं कि नहीं। ऑब्वियसली ये बड़ा रेगुलेटेड होता है, एथिकल होता है, पेशेंट को एक्सप्लेन किया जाता है, पेशेंट का कंसेंट लिया जाता है, और एथिकल रिव्यू बोर्ड एक होता है जो इंश्योर करता है कि पेशेंट के राइट्स प्रोटेक्टेड हैं कि नहीं। तो इन सॉर्ट ऑफ प्रिंसिपल्स के बेसिस पे क्लिनिकल रिसर्च की जाती है। फाइनली बेसिक साइंस रिसर्च की जाती है मोलेक्युलर और जेनेटिक लेवल पे देखने के लिए कि कैंसर के जो कॉजेज हैं वो क्यों बनता है, फलाने पर्टिकुलर पेशेंट ग्रुप्स में ये वाला कैंसर क्यों कॉमन है, एटसेट्रा।
آپ نے بریسٹ کینسر کی بات کی، تو خواتین میں چھاتی کا کینسر بہت کامن ہے پاکستان میں، اور ہمارے یہاں بھی سب سے کامن جو کینسر ہم دیکھتے ہیں اور ٹریٹ کرتے ہیں وہ خواتین میں چھاتی کا کینسر ہی ہے. اس کے اوپر ہمارے 4 فل ٹائم پی ایچ ڈی ریسرچرز ہیں جو شوکت خانم میں کام کرتے ہیں، اور وہ اسی کے اوپر زیادہ تر کام کرتے ہیں. اور ابھی تک ہم نے 4 یا 5 اب ناول جینیٹک میوٹیشنز آئیڈینٹیفائی کی ہیں پاکستانی پاپولیشن میں، جس کی وجہ سے یہ کینسر زیادہ کامن ہے پاکستان میں، اور زیادہ بلکہ چھوٹی عمر میں ڈائگنوز ہوتا ہے. تو یہ کام بھی جاری ہے. اچھا، یہ ایج بریکٹ ہے کیا؟ یہ میری تھوڑی سی انفارمیشن کے لیے آپ بتا دیجئے، دیکھنے والوں کو بھی پتہ چل رہا ہے کہ فیمیلز کے اندر وہ کون سا ایج بریکٹ ہے جس میں زیادہ کیسز اب تک رپورٹ ہوئے ہیں، کہ بہت سارے کیسز میں ہم لوگ بہت جلدی پریشان ہو جاتے ہیں، شاید اویئرنیس اتنی نہیں ہے، کہیں ہمیں گلٹی فیل ہوئی. اگر نارمل سا بھی کوئی کلاٹ بن جاتا ہے، کیا وہ کینسر اس کو سمجھا جائے؟ پہلے تو چاہوں گا اس کو تھوڑا سا کلیئر کریں. سو یہ 2-3 چیزیں آپ نے پوچھی ہیں. سو سب سے پہلے تو یہ کہ اگر یہ آخری والی چیز پہلے ہم دیکھیں، کینسر کے کچھ علامات ہوتے ہیں، سم ٹائمز کینسر کے زیادہ سمٹمز نہیں بھی ہوتے، بٹ کچھ چیزیں ہیں جو کہ ہمیشہ انویسٹیگیٹ ہونی چاہیے. جسم میں کہیں بھی کوئی گلٹی محسوس ہو، چاہے وہ چھاتی میں ہو، گردن میں ہو، گلے میں ہو، بغل میں ہو، اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے. زیادہ امکان ہے کہ شاید کینسر نہیں ہوگا، لیکن اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے. یہ نہیں دیکھ کے جو 3 مہینے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ اگر خدا نخواستہ وہ کینسر ہے تو 1 مہینے 2 مہینے انتظار نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ آپ کسی کو چیک کرائیں گے، وہ کہیں گے کہ ڈاکٹر کینسر نہیں ہے، بس ٹھیک ہے. لیکن وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وقت یہ ڈیلے کرنے سے ایک مکمل علاج جس بیماری کا ہو سکتا ہے وہ بدل سکتی ہے ایک ایسی بیماری میں جو لاقابل علاج ہو جائے. ٹھیک ہے. کوئی ایج اسپیسیفک نہیں ہے، ہر عمر میں کینسر ہو سکتا ہے. بچوں میں بھی ہوتا ہے، بڑوں میں بھی ہوتا ہے، بوڑھوں میں بھی ہوتا ہے. بریسٹ کینسر ہی اگر لے لیں تو ہم نے بہت بچیوں میں بھی دیکھا ہے، ینگ چلڈرن میں بھی دیکھا ہے، ٹین ایجرز میں دیکھا ہے. لیکن سب سے جو کامن ایج ہے وہ 40s میں ہے. ٹھیک ہے. 40 سے لے کے 50 تک یہ جو ڈیکیڈ ہے سب سے کامن پریزنٹیشن یہ ہے. ویسٹ میں اس سے 10 سال بڑھ کے عموماً یہ ہوتا ہے. تو ہمارے یہاں کچھ قدرے چھوٹی عمر میں یہ ہوتے ہیں کینسرز. اکثر جو کینسرز ہیں وہ جلدی ایج میں پریزنٹ ہوتے ہیں ہمارے یہاں. اس کی ابھی ہمیں صحیح طرح وجہ نہیں پتا، لیکن ایک وجہ کزن میرجز ہو سکتی ہے، کیونکہ جو جینیٹک کمپوننٹ ہے اگر آپ کو اپنی فیملی کے دونوں سائڈ سے ملے، دونوں پیرنٹس سے ملے، تو وہ پھر ایکسینچویٹ ہو سکتا ہے، کینسر ارلی ڈیولپ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. obviously یہ صرف واحد یہ وجہ نہیں ہے، اور بھی کازز ہوں گے، ملٹیپل ریزن ہو سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ہمارے یہاں کیونکہ ایک پریکٹس نہیں ہے، جیسے تھیلیسیمیا کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو ایک ٹیسٹ ایک ریکوائرڈ ہے، بہت چھوٹا سا، لیکن لوگ اس کو بھی جو ہے اوائڈ کر دیتے ہیں. لیکن یہ اتنا امپورٹنٹ ہو چکا ہے اب، کیونکہ آپ نے جو آخر میں بات کی یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں ایک ٹیسٹ کو ایٹ لیسٹ گو تھرو کرنا پڑے گا تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے ہیریٹنس میں ہوا، ہم انہیریٹ نہ کر لیں وہ چیز. لیکن یہ چیز ابھی تک ڈیولپ نہیں ہوئی ہے، تو اویئرنیس کے اوپر ہمیں کام کرنا ہے. سو کوئی کہیں گلٹی محسوس ہو، ان ایکسپلینڈ کوئی وزن آپ کا کم ہو رہا ہو کسی وجہ کے بغیر، لمبا کوئی بخار چل رہا ہو، کہیں سے بھی خون آنے لگ جائے، ناک سے، منہ سے، بلغم میں، پیشاب میں، پخانے میں، تو یہ چیزیں اگنور نہیں کرنی چاہیے. یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی سیریس وجہ ہو ان کی. ٹھیک ہے. لاسٹلی ڈاکٹر صاحب، شوکت خانم کے حوالے سے اور کراچی کے حوالے سے، جیسے ہمارا پروجیکٹ اس وقت جاری ہے، کیا فورسی کر رہے ہیں؟ میں دوبارہ سے یہ بات پوچھنا چاہوں گا، لاسٹ میں اس کو مینشن کرنا ضروری ہے. آپ نے کہا کہ اس کا اسٹرکچر کھڑا کرنا اور چیز ہے، اس کو اسٹیبلش کرنا، مشینری وہاں پر لگانا اور اس کو فنکشنل بنانا اور چیز ہے. ایسٹیمیٹڈ ٹارگٹ آپ نے یہاں مینشن کر دیا، اور اس میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ریکوائرڈ ہے تاکہ یہ میسج جو دیکھنے والے ان تک جائے اور وہ اس میں پھر بڑھ چڑھ کر کنٹریبیوٹ کر سکیں؟ جی، آئی تھنک یہ میسج بہت ضروری ہے کہ یہ، جیسے میں نے کہا، یہ بہت بڑا پروجیکٹ لگتا ہے، 16.4 ارب روپے. میں اور آپ جیسے لوگ سوچتے ہیں کہ ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں، یہ تو اتنے زیادہ پیسے ہیں، بٹ ہر روپیہ کاؤنٹ کرتا ہے. پاکستان میں 220 ملین کی ہماری پاپولیشن ہے، سب ایک ایک روپیہ بھی روز دینے لگ جائیں تو یہ کیا 10 ہسپتال بن سکتے ہیں ایسے. سو یہ پاکستانی قوم کا پروجیکٹ ہے، یہ خان صاحب کا یا شوکت خانم ٹرسٹ کا نہیں ہے. پہلا ہسپتال، دوسرا ہسپتال پاکستانی قوم نے بنایا، اور انہی کی سپورٹ کی وجہ سے یہ ہسپتال بڑھتے گئے، بڑے ہوتے گئے. ہر سال، جیسے میں نے کہا، پچھلے سال سے زیادہ مریضوں کا علاج ہوتا ہے. تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ تیسرا اور چوتھا اور کئی اور نہ بن سکیں اس طرح کے ہسپتال.
ہمارا یقین ہے کہ اگر ہم کوالٹی پرووائڈ کرتے رہیں اور مریضوں میں فرق نہ کریں تو انشاءاللہ لوگ بڑھ چڑھ کر ہر سال پچھلے سال سے زیادہ ہمیں زکوٰۃ اور عطیات دیتے جائیں گے. زکوٰۃ ہم صرف ڈائریکٹ پیشنٹ کیئر پہ خرچتے ہیں, اس سے ہم کنسٹرکشن کا کام نہیں کرتے یا کوئی اکوپمنٹ وغیرہ نہیں خریدتے, وہ ڈائریکٹ پیشنٹ کیئر پہ خرچی جاتی ہے. کنسٹرکشن کا کام, اکوپمنٹ وغیرہ جو ہمارا اپنا ریونیو ہاسپٹل جنریٹ کرتا ہے اس سے کام کیا جاتا ہے. وہ ریونیو کہاں سے آتا ہے؟ 20% تقریباً مریض پے کرتے ہیں اپنے ٹریٹمنٹ کے لیے, اس سے کچھ ریونیو آتا ہے. ملک بھر میں ہمارے لیبارٹری کلیکشن سینٹرز کا نیٹ ورک ہے, 175 سے زیادہ ہمارے یہ سینٹرز ہیں, 65 شہروں میں ہیں اس وقت. ان میں کوئی بھی جا کے اپنا لیبارٹری کا کوئی ٹیسٹ کروا سکتا ہے پیمنٹ پہ. ٹھیک ہے, ان کو اعلیٰ معیار کا ٹیسٹ کی رپورٹ ملے گی اور ساتھ میں اس کا جو منافع ہوگا وہ اس سے مستحق مریضوں کا علاج بھی ہو رہا ہے اور نئے ہسپتال بن رہے ہیں. تو آپ کو ٹیسٹ بھی آپ نے اچھا کوالٹی کا کروا لیا اور آپ نے اپنا تھوڑا سا حصہ کسی اور کے علاج میں بھی ڈال دیا. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ایفرٹ جو ہے وہ چیز کی جا سکتی ہے, اور اس میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ اب تک جو کچھ ہوا ہے جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا, اور یقیناً دیکھنے والوں کے بھی علم میں ہوگا جو معاملات کو سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ لوگوں کے پیسوں کے ذریعے, ان کی کنٹریبیوشن کے ذریعے ہی ممکن ہوا ہے, اور اس جیسے نہ جانے کتنے اور پروجیکٹ ان کا آغاز ہو سکتا ہے اگر اسی طرح ہم کنٹریبیوٹ اس پروجیکٹ میں کرتے رہیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو ویری مچ, بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا, اور آپ جب بھی کراچی تشریف لاتے ہیں ہمیں ضرور وقت دیتے ہیں, اور ہماری بھی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے پروگرام کے ذریعے لوگوں میں اویئرنیس جو ہے وہ پیدا کر سکیں. تھینک یو سو ویری مچ. آپ کا بہت شکریہ. اللہ جی, یہ ہمارا پروگرام تھا اور اس میں ہم نے کوشش کی کہ جان سکیں کہ اس وقت جو پروجیکٹ چل رہا ہے شہر کراچی کے اندر, کینسر ہاسپٹل شوکت خانم ریسرچ, بہت بڑا پروجیکٹ ہے, اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی بتایا کہ لاہور کے مقابلے میں تقریباً دگنا پروجیکٹ ہے, اور اسی طرح لوگوں کی اگر کنٹریبیوشن رہتی ہے تو اس طرح کے کئی اور پروجیکٹ آنے والے وقت میں آپ اس کو دیکھ سکیں گے. بلا تفریق اس ہاسپٹل میں لوگوں کی خدمت کی جا رہی ہے, اور ابھی جیسے میں نے چند ایک سوالات کیے اس حوالے سے کہ یہ پیسہ جو آپ خرچ کرتے ہیں یہ کس طرح استعمال ہو رہا ہے, یہ تمام چیزوں کا پروسیس آپ کے سامنے ویب سائٹ کے اوپر موجود ہے. اگر آپ تحقیق کرنا چاہتے ہیں تو اس کو جا کے ضرور دیکھیے, اور کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ خاص طور پر مخیر حضرات اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. اس کا طریقہ کار نہایت آسان ہے. اب تو آپ ایک SMS کے ذریعے بھی ڈونیٹ کر سکتے ہیں. ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ جب لاہور میں سٹارٹ ہوا تھا یہ پروجیکٹ تو اس وقت یہ تمام چیزیں موجود نہیں تھیں, یہ اسمارٹ فونز اور یہ, تو لوگ اپنے گھروں سے نکل کر جا کے خود اپنے ہاتھ سے پیسے جو ہے وہ اکاؤنٹس میں جمع کیا کرتے تھے, یا پھر جا کر کیش کی صورت میں ہاسپٹل پہنچایا کرتے تھے. تو وہ جذبہ اور لگن اس کی آج بھی ضرورت ہے. اسی بات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے اور کوشش کریں گے انشاءاللہ آگے اس طرح کے مختلف پروگرامز آپ کے لیے لاتے رہیں. محمد یاسر کو اور ہماری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ کے بعد.